नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग झूठे मुकदमों में फंसाए गए हैं उनको ट्रैप किया गया है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। उनको बचाने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है, अपनी व्यक्तिगत मुहिम है। और इससे आप लोगों की भी मदद होती है, हमारी भी मदद होती है। आज हम बात करेंगे कि जो पत्नी है, उसके घर वाले जो हैं उनको एक्यूज कैसे बनाया जाए। अगर आपके खिलाफ में कोई दहेज का मामला दर्ज कराया गया है, 498 ए की कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो उसमें आपकी जो पत्नी है, उसके माँ बाप भाई बहन परिवार वाले कैसे पार्टी बनाए जाएं, उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा एक ऐसा चैनल है जिसपे कि प्रैक्टिकल बेस पर हम अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के बीच में साझा करते हैं। और अब तक जितने भी केसेस में मैंने मेहनत की है, मैंने लोगों की मदद की है, सब में हम सफल हुए हैं। और आप लोगों का बहुत सहयोग है। मैंने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं। अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो हम पे कॉल पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है नीचे। उस पर 400 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं उनके 3 या 4 मुकदमे होते हैं, इसलिए मैंने रखा, क्योंकि हमारी मजबूरी है और अननोन नंबर्स की कॉल हम नहीं उठाते हैं। आप पहले व्हाट्सअप पे आइए। व्हाट्सअप पे आने के बाद में जब हमारा आपका परिचय हो जाएगा, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे राय ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि 498 ए की अगर एफआईआर आपके खिलाफ में अगर दर्ज हो जाती है, तो उसमें पत्नी के परिवार वालों को हम कैसे एक्विट बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई 498 की एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो क्या करता है कि महिला के बयान पे, यानी कि आपकी पत्नी के बयान पे, आपके ससुराल वालों के बयान के आधार पर वो चार्जशीटेड कर देता है मैटर। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई 498 ए की एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें डॉरी प्रोविजन एक्ट 3/4 जरूर दर्ज कराई जाती है, क्योंकि उसी से डॉरी का कनेक्शन होता है। तो जब 3/4, 3 का मतलब ये है कि डॉरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 के तहत में है कि दहेज देने का जुर्म, और सेक्शन 4 का मतलब है कि दहेज लेने का जुर्म। तो अब जब दोनों जुर्म है, तो फिर सामने वाला एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ, दहेज दिया गया नहीं दिया गया, इट डजेंट मैटर, लेकिन क्राइम तो दोनों कर रहे हैं। अब काफी लोगों की ये धारणा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, DP3 का मुकदमा लगा दो। उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि पत्नी को भी पार्टी बना देते हैं। मतलब कंप्लेनेंट जो है, जो शिकायत करता है, हम उसको पार्टी नहीं बना सकते उसमें। क्योंकि अगर हम जैसे ही उसमें पार्टी बनाएंगे, उस कंप्लेनेंट को पार्टी बनाएंगे, तो क्या होगा कि डोरी प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन, एक प्रोविजन है उसमें, उसके तहत में वो परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा ये देखना है कि आपकी जो एफआईआर 498 की, उसमें धारा 3/4 लगा हुआ है। और हमेशा विवेचक ये गलतियां करते हैं कि धारा 3/4 को लिख देते हैं आरोप पत्र में। जब पति के खिलाफ में जब आरोप पत्र लगाया जाता है, तो वो लिख देते हैं कि 3/4 बखूबी साबित हुई। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो पति पक्ष है उन लोगों को वो नोटिस दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को नोटिस नहीं दिया जाता है जो बयान करने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने दहेज दिया, यानी कि पत्नी के मायके वाले रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी है, उन लोगों को नोटिस नहीं। तो यहां से ही गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 3/4 में एफआईआर दर्ज हुई डॉरी की, आपको सम्मन दिया गया, आपने जमानत करवाई, और आईओ चार्जशीट में लिख के भेज रहा है कि उक्त धाराएं 3/4 बखूबी साबित हुई। और इसमें जो बयान लिए जाते हैं ना, वो बयान सिर्फ
महिला पक्ष के लिए जाते हैं 161 के, उसके माँ बाप भाई बहन वगैरह सबके, क्योंकि पति पक्ष जो होता है ना उसके बयान पुलिस अपनी मर्जी से 162 में लिख देती है कि अपना पक्ष, प्रतिवादी गण जो है अपना पक्ष माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के मार्फत रखेंगे जाके, तो उनके आधार पे ही वो ये चीज साबित कर देते हैं चार्जशीट में कि 3/4 बखूबी साबित हुई। लेकिन उन लोगों को जो एक्यूज्ड बनना है, यहाँ पे उसने जैसी जांच की है ना 173 सबसेक्शन 2 के तहत में, जब वो रिपोर्ट पेश करता है और जब वो तो, लेकिन वो इस चीज को भूल जाता है कि हम इसमें 3/4 दोनों साबित कर रहे हैं। तो क्या करता है, लड़का पक्ष को केवल नोटिस देता है, जमानत के लिए बोलता है, लड़की पक्ष के जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों को नोटिस नहीं देता। तो गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही चार्जशीट जाती है तो चार्जशीट पे क्या होता है कि मजिस्ट्रेट भी बैठे हुए, मजिस्ट्रेट भी इस पर संज्ञान ले लेते हैं। जब मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले लेते हैं उसके बाद में लड़के को जमानत करानी पड़ती है। वायलेशन यहां भी हो गया, कोर्ट इस चीज को नहीं देख रहा है कि पुलिस की जो चार्जशीट है, पुलिस की जो रिपोर्ट है CRPC 173 सबसेक्शन 2 के तहत में जो लगाई गई है उसमें क्या कहा जा रहा है नहीं पढ़ा जाता है। उसमें सीधा सीधा ये कि संज्ञान लिया गया और प्रतिवादी गणों को तलब किया जाता है। वहां पे भी गड़बड़ी हो जाती है। वहां पे आप एक्शन ले सकते हैं, जमानत कराएं तो कराएं, नहीं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। इतनी जल्दी जमानत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमसे संपर्क में रहेंगे तो हम आपको हर बारीकी बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे जो आप लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में आपके उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे ही उसने संज्ञान ले लिया, संज्ञान मतलब चार्जशीट जो लगाई गई है उस पर संज्ञान ले लिया, अब क्या करना है, ट्रायल भी चालू हो गया। जैसे ही चार्ज भी फ्रेम हो गए ट्रायल चालू हो गया। अब क्या करना है, लड़के पक्ष को एक एप्लीकेशन मूव करना है। वो एप्लीकेशन कौन सी है वो अगर आप लोग हमसे अगर मदद मांगेंगे तो हम आपको बता देंगे। CRPC प्रोसीजर के तहत में उसमें यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट किसी को भी एक्यूज्ड बना के तलब कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने अपराध किया है तो उसको एक्यूज्ड बना के, यानी कि जो आपकी जो पत्नी है उसके जो माँ बाप भाई बहन वगैरह जो भी हैं उसके घर में जो घरेलू संबंधों में जो रह रहे हैं, जिन लोगों ने बयानबाजी करी है, उन लोगों को भी आपके साथ में ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पेच ये फंस जाता है, अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने दहेज नहीं दिया तो मैटर खराब हो रहा है, मैटर खत्म हो रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि दहेज दिया है तो वो ऑलरेडी चार्जशीट में है कि हाँ भैया साबित हो रही है, मजिस्ट्रेट संज्ञान भी ले रहा है, ट्रायल भी फेस करना पड़ रहा है, यानी ट्रायल चार्ज भी फ्रेम हो रहे हैं उस पर। तो ये बहुत बारीकी चीज़ है देखने वाली कि FIR जब 3/4 में जब दर्ज हो जाती है उसके बाद में 3/4 बखूबी पुलिस रिपोर्ट में साबित हो जाती है, मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है, मजिस्ट्रेट 3/4 में लड़का पक्ष के खिलाफ में, पति पक्ष के खिलाफ में चार्ज फ्रेम कर देता है। लेकिन हम ये चीज़ कभी नहीं ले जा पाते, हम चीज़ों को कभी गौर नहीं करते कि इसमें जो मुल्जिम है वो लड़की के परिवार वाले भी बन गए, उनको भी जमानत लेनी है, उनको भी प्रोसीजर फॉलो करना है, तब आगे ट्रायल बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों तक हम साझा करते रहते हैं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ में कोई चार्जशीट अगर फाइल हो जाती है उसको कैसे आपको ऊपरी कोर्ट में चैलेंज करना है, कैसे नहीं, आपको 482 CRPC की रेमेडी को कैसे बचा के रखना है, कभी यूज करना है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो लीगल चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है जो पुलिस रिपोर्ट पे, वो इंट्रालोकेटरी ऑर्डर होता है, वो परमानेंट ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए उसका रिवीजन लाई नहीं करता है। 397 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC के तहत में उस रिवीजन को इंट्रालोकेटरी ऑर्डर का कोई रिवीजन नहीं हो सकता, कोई अपील नहीं हो सकती, उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश कर सकते हैं किस तरीके से आगे मूव करना है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और अगर आप लोग इन झूठे केसेस में अगर आप फंसे हैं तो आप हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं, आगरा में मिल सकते हैं। हमने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।